स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीना ऑफिशियल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो को देख लेते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और ना वीडियो को लाइक करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम जानने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार कैसे शुरू हुआ और कौन कौन सी प्रतिस्पर्धाएं शुरू हुई, कौन कौन सी संधियां हुई, कौन कौन से युद्ध हुए। तो चलिए शुरू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष के लिए एक अधिकार पत्र यानी चार्टर दिया। कंपनी को अधिकार पत्र द्वारा युद्ध एवं संधि करने और कानून बनाने तथा कंपनी के एकाधिकार पर चोट करने वाले को दंडित करने की अधिकार भी दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के कुछ पूंजीपतियों द्वारा साझा व्यापार के लिए बनाई गई थी। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित करना था। अंग्रेजों की दृष्टि में मुनाफा अर्जित करते समय उचित तथा अनुचित तरीकों का उपयोग करना गलत नहीं था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापार वाणिज्य के बहाने लूटमार करना भी उचित था। व्यापार तथा लूटमार के तरीके से कंपनी मालामाल हो गई। कंपनी व्यापार पर पकड़ स्थापित करने के साथ साथ राजनीतिक लक्ष्य को लेकर भी चल रही थी। भारत की राजनीतिक कमजोरियों का अनुमान उनको हो चुका था। उन अंग्रेजों को लगता था कि व्यापार से अधिक लाभ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शीघ्र ही उन्होंने प्रयास आरंभ कर दिए। कंपनी के प्रारंभिक कर्मचारी भ्रष्ट, चरित्रहीन और घूसखोर थे। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक धन वसूलना था। भारत में कंपनी के व्यापार का विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार तो प्रारंभ कर दिया गया, मगर भारत में कंपनी को कोठों व्यापारिक बस्ती स्थापित करने में सफलता नहीं मिल रही थी। जहांगीर ने 1613 में ईस्वी में कंपनी को सूरत में कोठी स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी थी। यानी जहांगीर कौन? अकबर का बेटा, जिसने 1613 ईस्वी में कंपनी को सूरत में कोठी स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी। इसके बाद कंपनी ने सर थॉमस रो को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल दरबार में भेजा। सबसे प्रथम कौन आया था कंपनी का दूत बनकर? सर थॉमस रो। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी से 1619 ईस्वी तक मुगल दरबार में रहा, जहां उसने जहांगीर से मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की अनुज्ञा प्राप्त कर ली। शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना के साथ हुआ। विवाह में दहेज के रूप में मुंबई मिला 10 पाउंड वार्षिक लगान पर वार्षिक इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1687 ईस्वी में कंपनी द्वारा सूरत के स्थान पर मुंबई को पश्चिमी तट की कोठियों का मुख्यालय बना लिया गया। भारत के पूर्वी तट पर भी कंपनी द्वारा मछलीपट्टनम, मद्रास, बंगाल, हरिहरपुर, बालासोर, हुगली, पटना और कासिम बाजार में कोठियां स्थापित कर ली गई। भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी भागों में कंपनी के व्यापार में आशाजनक वृद्धि हुई। कंपनी द्वारा मुंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में किले बनवा लिए गए, वहां पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध कर लिए गए। 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुगल सम्राट फर्रुख खसियर से अनेक महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली गई। जॉन शरमन तथा विलियम हैमिल्टन सम्राट से मिले। मुगल सम्राट गंभीर रोग से पीड़ित थे। विलियम हैमिल्टन की सहायता से सम्राट रोग मुक्त हो गया। प्रसन्न होकर सम्राट ने कंपनी को 3 फरमानों द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान कर दी। 3000 रुपये वार्षिक के बदले कंपनी को बंगाल में बिना किसी कर के व्यापार करने के अधिकार मिल गए। कंपनी को कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों को
किराए पर लेने की अनुमति मिल गई। हैदराबाद प्रांत में कंपनी की सभी जिम्मेदारी समाप्त कर दी गई। कंपनी द्वारा मुंबई में टंकित सिक्कों का समस्त मुगल साम्राज्य में प्रचलन हो गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के व्यापार एवं प्रभुत्व में व्यापक वृद्धि हुई। आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शीघ्र ही युद्ध में परिवर्तित हो गई। दोनों के बीच लड़े गए युद्धों का अध्ययन करने से पूर्व उनकी शक्ति और साधनों पर एक दृष्टि डालना उचित होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक गैर सरकारी संस्था थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी पर सरकारी प्रभुत्व था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार एवं शक्ति के विस्तार तथा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी समस्त निर्णयों के लिए फ्रांसीसी सरकार पर निर्भर थी। ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी पूर्ण परिश्रम तथा लगन से कार्य करते थे, जबकि फ्रांसीसी कंपनी के कर्मचारियों के बारे में ऐसा नहीं था। सरकारी संरक्षण के कारण फ्रांसीसी कंपनी में स्वाभाविक और व्यापारिक गतिशीलता तथा कार्यशीलता का अभाव था। ब्रिटिश कंपनी का व्यापार विस्तृत था, उसका मुनाफा तथा शक्ति एवं साधन फ्रांसीसी की तुलना में अधिक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व क्षेत्र में अधिक थे। फ्रांसीसी कंपनियों की एकमात्र व्यापारिक बस्ती पांडिचेरी थी, जबकि ब्रिटिश कंपनी के पास अनेक प्रमुख बस्तियां थीं। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी अपने अपने व्यापार एवं प्रभुत्व क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रयास कर रही थी। दोनों के कार्यक्षेत्र पश्चिमी एवं पूर्वी भारत थे। दोनों के स्वार्थ एक जैसे थे, अतः पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम युद्ध ही था। कर्नाटक युद्ध और परिणाम। अधिक मुनाफा अर्जित करने और राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी प्रयत्नशील थी। दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम मूल्य पर भारतीय माल क्रय करने का प्रयास करती थी। दोनों ही बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। दोनों अधिक बाजार तथा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना भी देखने लगी। फ्रांसीसी कंपनी का प्रधान कार्यालय दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी में था, जबकि ब्रिटिश कंपनी का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था, जो पांडिचेरी से अधिक दूर नहीं था। दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि होती गई और परस्पर झड़प होने लगी। एक दूसरे को समाप्त करने की होड़ में दोनों के बीच भारत में 3 युद्ध हुए, जिन्होंने इतिहास में कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक। कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा रह चुका था, मगर अब स्वतंत्र हो चुका था। कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी, जो मद्रास और पांडिचेरी के बीच स्थित थी। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच 1744 ईस्वी में यूरोप में युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों के बीच भारत में भी तनातनी प्रारंभ हो गई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। फ्रांसीसी सेना ने मद्रास स्थित ब्रिटिश किले पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले से किले की मांग की, किंतु डुप्ले ने किला कर्नाटक को सौंपने से इनकार कर दिया। फलतः दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कर्नाटक को पराजय का सामना करना पड़ा। 1748 ईस्वी में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच समझौता हो गया। परिणामस्वरूप भारत में भी दोनों के बीच शांति संधि हो गई। मद्रास का किला अंग्रेज कंपनी को वापस कर दिया गया। यद्यपि दोनों के बीच शांति हो गई, मगर इस युद्ध ने कुछ बातों को जन्म दिया। कर्नाटक की हार से यूरोपीय युद्ध प्रणाली को श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। यूरोपीय कंपनियों को यह बात समझ में आ गई कि भारतीय राज्यों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करके अपने प्रभुत्व में वृद्धि की जा सकती है। इस युद्ध ने दोनों कंपनियों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता तथा ईर्ष्या द्वेष में और अधिक वृद्धि कर दी। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 से 1754 ईस्वी तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसी कंपनी के बीच हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर 1748 से 1754 ईस्वी के मध्य हुआ। फ्रांसीसी कंपनी ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग को और कर्नाटक में चांदा साहब को शासक बना दिया, जबकि ब्रिटिश कंपनी कर्नाटक में मोहम्मद अली को और
हैदराबाद में नासिर जंग को समर्थन दे रही थी। फलतः युद्ध प्रारंभ हो गया। नासिर जंग युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। मुजफ्फर जंग ने युद्ध में सहायता देने के लिए फ्रांसीसी कंपनी को 50,000 पौंड एवं 10,000 वार्षिक की एक जागीर दी। उधर क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अकार्ड का घेरा डाल दिया। चांदा साहब युद्ध में मारा गया। संपूर्ण कर्नाटक पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया। इस प्रकार कर्नाटक में अंग्रेजों और हैदराबाद में फ्रांसीसी कंपनी के प्रभुत्व में वृद्धि हो गई। हैदराबाद की रक्षा के नाम पर फ्रांसीसी कंपनी ने एक सेना वहां रख दी, जिसका खर्च हैदराबाद को ही देना था। इस प्रकार भारतीय राज्यों से सेना का खर्च लेकर उनकी सुरक्षा के नाम पर उनके ऊपर नियंत्रण रखने का एक नया तरीका सामने आया। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच 7 वर्षीय युद्ध का प्रारंभ हो गया। फलतः भारत में भी उनके मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। जनवरी 1760 में वनडी वाश के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। युद्ध में अंग्रेज कंपनी को विजय मिली। कर्नाटक पर तो उनका अधिकार था ही, हैदराबाद से भी फ्रांसीसियों को निकाल दिया गया। भारत में फ्रांसीसी कंपनी के प्रभुत्व वाले समस्त क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गए। इस प्रकार भारत में फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक प्रभुसत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा का अंत हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने संपूर्ण भारत पर प्रभुसत्ता स्थापित करने का द्वार खुल गया। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। वहाँ योग्य और कूटनीतिज्ञ शासक था। आइए हम जानते हैं अलीवर्दी खां के बारे में। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। वहाँ योग्य एवं कूटनीतिज्ञ शासक था। वहाँ अंग्रेजों द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को पसंद नहीं करता था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम का पुत्र शौकतगंज स्वयं नवाब बनना चाहता था और उससे दीवान राजवल्लभ का सहयोग प्राप्त था। अलीवर्दी खां का बहनोई एवं सेनापति मीर जाफर भी नवाब बनने का सपना देख रहा था। ये सभी अंग्रेजों के संरक्षण में षड्यंत्रों को जन्म दे रहे थे। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा की जा रही कलकत्ता की किलेबंदी से अत्यधिक नाराज था। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा बिना कर दिए व्यापार किया जा रहा था, जिससे राजकीय खजाने का नुकसान हो रहा था। अंग्रेज नवाब को उचित सम्मान एवं भेंट नहीं देते थे। अंग्रेजों द्वारा की जा रही उकसाने वाली कार्यवाही से नाराज होकर 4 जून 1756 को नवाब ने कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। अब वहां कलकत्ता की तरफ बढ़ा। गवर्नर ड्रेक व्यापारियों, महिलाओं एवं बच्चों के साथ कलकत्ता से भाग गया। 22 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। अलीनगर की संधि। कलकत्ता के पतन का समाचार सुनकर रॉबर्ट क्लाइव चेन्नई यानी मद्रास से एक सेना लेकर बंगाल पहुंचा। जनवरी 1757 ईस्वी में एक छोटी लड़ाई के बाद कलकत्ता पर क्लाइव का अधिकार हो गया। नवाब युद्ध में पराजित हुआ और अलीनगर की संधि द्वारा अंग्रेजों की समस्त मांगों को स्वीकार कर लिया गया। प्लासी का युद्ध 1757। अलीनगर की संधि द्वारा अंग्रेजों को भारत में अनेक सुविधाएं मिल गई, तथापि वे समस्त बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तैयारियां प्रारंभ कर दी। क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया और नवाब कुछ नहीं कर सका। नवाब के दुश्मनों को क्लाइव ने अपनी सुरक्षा में ले लिया। क्लाइव ने सेनापति मीर जाफर, रायदुर्लभ, जगत सेठ एवं अमीरचंद के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया, जिसके अनुसार सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाना था। षड्यंत्र की रचना के बाद युद्ध का बहाना खोजा जाने लगा। नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया गया। आरोप लगाते ही क्लाइव सेना सहित मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़ा। 23 जून 1757 को क्लाइव तथा नवाब की सेनाओं के बीच प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। नवाब के सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ तथा यार लतीफ खां चुपचाप युद्ध का नजारा देखते रहे। नवाब पराजित हुआ और उसे मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मार डाला।
सैनिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध का कोई महत्व नहीं था, मगर राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से इस युद्ध का अत्यधिक महत्व है। बंगाल का नया नवाब मीरजाफर अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। बंगाल के राजनीतिक जीवन पर अंग्रेजों का ही अधिकार था। आर्थिक दृष्टि से प्लासी युद्ध के बाद बंगाल की लूट आरंभ हो गई। मीरजाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। कंपनी को कलकत्ता के समीप 24 परगना की जमींदारी मिली। कलकत्ता में कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार मिला। इस प्रकार प्लासी के युद्ध ने कंपनी को बंगाल की सत्ता सौंप दी। बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीरजाफर कंपनी के लिए एक कठपुतली शासक के समान था। नवाब का खजाना कंपनी और उसके कर्मचारियों को भेंट और रिश्वत देने में खाली हो गया। कंपनी की मांग में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। कंपनी और उसके दलाल किसानों और दस्तकारों को लूट रहे थे। कंपनी कम से कम मूल्य पर दस्तकारों को अपना सामान विक्रय करने के लिए विवश करती थी। इससे पहले कि नवाब मीरजाफर कोई कठोर निर्णय लेता, कंपनी ने उसे गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। तो यह था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिशोध एवं कैसे उसने भारत पर हक जमाना शुरू किया और कैसे संधियाँ प्रारंभ की और युद्ध प्रारंभ किया और आपस में लड़ाया सभी को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।